अगर आप 70 या 90 की हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपने उनका चेहरा जरूर देखा होगा। कभी वह दुखी बाप बने, कभी ईमानदार बुजुर्ग, कभी समाज के दबाव में झुका हुआ आदमी। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द होता था, बिल्कुल असली, क्योंकि वह सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, वह अपनी जिंदगी जी कर आते थे कैमरा के सामने। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने 50 साल की उम्र के बाद फिल्मों में एंट्री ली और फिर भी हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान छोड़ दी। 1 फरवरी 1914, सियालकोट, जो आज पाकिस्तान में है, यहीं पैदा हुए थे हंगल। उनका पूरा नाम था अवतार किशन हंगल। उनका परिवार एक साधारण कश्मीरी पंडित परिवार था। ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन इज्जत थी। बचपन से ही उनमें संवेदनशीलता थी। वे चुप रहते थे, ज्यादातर वह ऑब्जर्व करते थे, लोगों को देखते थे। शायद तभी से उनका अंदर का कलाकार तैयार हो रहा था। लेकिन उनका बचपन सामान्य नहीं था। भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। गलियों में राजनीतिक बातें होती थी, आजादी की आवाज उठ रही थी। युवा अवतार के मन में भी सवाल उठने लगे, हम अपने ही देश में आजाद क्यों नहीं? यह सवाल उनकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट बना। जब कई लोग अपनी नौकरी और परिवार की चिंता में व्यस्त थे, तब हंगल साहब ने खुद को आजादी की लड़ाई में जोड़ दिया। वह लेफ्ट विंग विचारधारा से जुड़े मजदूर आंदोलन का हिस्सा बने और ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाई। यह आवाज अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने लगभग 2 साल जेल में बिताए। सोचिए, एक जवान लड़का जिसका भविष्य अनिश्चित है, जेल की दीवारों के बीच बंद है, न कोई गारंटी, न कोई सुरक्षा। लेकिन जेल ने उन्हें तोड़ा नहीं, जेल ने उन्हें मजबूत बनाया। वहीं उन्होंने इंसानियत को और गहराई से समझा। वहाँ उन्होंने देखा कि असली दर्द क्या होता है। शायद इसलिए उनके चेहरे पर बाद में जो दर्द दिखता था, वह नकली नहीं लगता था, वह असली था। देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ आया विभाजन। सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा, घर, जमीन, यादें। सोचिए, जिस जगह आप पैदा हुए, जहां आप बड़े हुए, जहां हर गली पहचान थी, एक दिन सब छूट जाए। हंगल साहब ने यह सब झेला। वह मुंबई आए, एक शरणार्थी की तरह। उनके पास पैसा नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। मुंबई में उन्होंने तुरंत फिल्म लाइन नहीं ज्वाइन की। उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया। इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़े। थिएटर उनके लिए केवल कला नहीं था, यह एक मिशन था। वहाँ उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर नाटक किए। मजदूर, गरीबी, अन्याय, ये सब उनके थीम्स थे। लेकिन थिएटर पैसा नहीं देता था। रोटी के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। दर्जी का काम, कपड़े धोना, छोटी मोटी मजदूरी, दिन में काम, रात में रिहर्सल। कभी कभी भूखे सो जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक्टिंग प्रसिद्धि का जरिया नहीं थी, एक्टिंग सच बोलने का तरीका थी। जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है, जब लोग 50 की उम्र में रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं। तब हंगल साहब ने अपनी पहली फिल्म की। फिल्म थी तीसरी कसम। उनकी एंट्री लेट थी, लेकिन उनका असर गहरा था। उन्होंने कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं की। उनका चेहरा पारंपरिक हीरो जैसा नहीं था, लेकिन उनका चेहरा असली था। वह आम आदमी दिखते थे और हिंदी सिनेमा को वही चाहिए था। उन्होंने जो झेला, वही उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया। उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी झुकी हुई होती थी, क्योंकि जिंदगी ने उन्हें झुकना सिखाया था। उनकी आवाज में थोड़ी कंपन होती थी, क्योंकि दर्द सच था। उनके डायलॉग्स ओवर ड्रामेटिक नहीं लगते थे, क्योंकि वह एक्टिंग नहीं करते थे, वह बस बोलते थे। डायरेक्टर्स कहते थे, इन्हें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। हंगल साहिब ने कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके हर रोल में एक असली इंसान रहता था। शोले में रहीम चाचा बनकर उन्होंने दिखाया कि दर्द हमेशा चीखता नहीं, कभी कभी चुप हो जाता है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यह डायलॉग आज भी समाज पर सवाल है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
नमक हराम में वो मजदूर नेता बने, सीधे, ईमानदार, न झुकने वाले। माँ और सल्ला दोनों ही आ रही हैं आज तुमसे मिलने, चलो। यह रोल एक्टिंग से ज्यादा उनकी अपनी जिंदगी का हिस्सा लगता था। बावर्ची में घर के बुजुर्ग बनकर उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा तन्हा वही होता है जो सबके बीच रहता है। ऐसा नहीं होगा, क्या करूं सर, घर में नौकर चाकर का ऐसा प्रॉब्लम है कि कोई भी काम टाइम पर नहीं होता। अवतार में एक बाप का दर्द जीकर उन्होंने हर माँ बाप की कहानी कह दी, और लगान में वो सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, जैसे इतिहास खुद खड़ा हो। उनकी फिल्म जर्नी शुरू हुई थी तीसरी कसम से। 50 साल की उम्र में वो कभी सुपरस्टार नहीं बने, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आए, एक्टिंग नहीं, जिंदगी दिखी। बुढ़ापे के संघर्ष में 21वीं सदी के शुरुआत के आसपास उनकी तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। न्यूज़ वायरल हुई कि उनके पास अस्पताल का बिल भरने के पैसे तक नहीं थे। यह सुनकर इंडस्ट्री शॉक में थी। जिस इंसान ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, वो बुढ़ापे में अकेला था। कुछ एक्टर्स ने मदद की, सलमान खान ने फाइनेंशियल मदद की, लेकिन सवाल यह था, क्या सिस्टम इतना कमजोर है कि एक वरिष्ठ अभिनेता को पब्लिक अपील की जरूरत पड़े? लेकिन हंगल साहब ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी मीडिया के सामने आंसू नहीं बहाए। वो चुप रहे। शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही था, गरिमा। वह राजनीतिक रूप से जागरूक थे, वह सिस्टम पर सवाल उठाते थे। इसी वजह से कभी कभी उन्हें इंडस्ट्री में साइड भी किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं बदली। उन्होंने समझौता नहीं किया। वह कहते थे, कलाकार को समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए। उनके लिए अभिनय सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह जिम्मेदारी थी। उनकी निजी जिंदगी में उनकी शादी हुई थी और उनका एक बेटा भी था। उन्होंने अपने परिवार को सादगी से पाला और उनके घर में आलीशान चीजें नहीं थी। वह एक साधारण फ्लैट में रहते थे और ये कोई शर्म नहीं थी। वह कहते थे, मैंने ईमानदारी से जिया है। 26 अगस्त 2012 को ए.के. हंगल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु की खबर एक हेडलाइन बनी, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन उनका काम, वह आज भी जिंदा है। हर बार जब कोई पुरानी फिल्म टीवी पर आती है और एक बुजुर्ग आदमी स्क्रीन पर आता है और उसकी आंखों में सच्चा दर्द दिखता है, तो लगता है वही है। उनकी जिंदगी एक संदेश देती है, सफलता देर से आए तो भी चलेगी। प्रसिद्धि अस्थायी है, चरित्र स्थायी। अभिनय तब तक प्रभावशाली नहीं होता जब तक आपने जिंदगी को महसूस न किया हो। हंगल साहिब सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह एक युग थे, एक सोच थे, एक याद दिलाने वाले थे कि इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती। उन्होंने जिंदगी को झेला, उसे समझा और फिर उसे कैमरे के सामने रख दिया। इसीलिए जब हम उन्हें देखते हैं तो लगता है वह अभिनय नहीं कर रहे, वह बस जी रहे हैं। और शायद वही एक कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है।